दोस्तों नमस्कार। जिसे भी मंत्री बना दिया गया उसको लेकर कोई सवाल होता नहीं है। मंत्री बन गया तो उसके बारे में उसके बाद पूरे मीडिया में कसीदे गढ़े जाने लगते हैं और पार्टी के भीतर एक झटके में उसका कद बड़ा हो जाता है। कमोवेश यही स्थिति संगठन के भीतर की है। जिसे भी संगठन के प्रमुख पद पर बैठा दिया गया उसके बाद उस शख्स में तमाम खासियत देखी जाने लगती है और यह स्थिति होते होते बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन बैठे तो एक झटके में उनके बारे में मीडिया और बीजेपी के भीतर से जो जो आवाजें आई उसका मैसेज यही था कि दरअसल इतने शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अभी तक छुपाकर किसने कहां पर रखा था और अब बीजेपी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ेगी फिर उसे कोई रोक सकता ही नहीं है। कमोवेश यही स्थिति इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी किसी भी एक कार्यकर्ता को एक झटके में पद पर बैठा देने की होती है या फिर किसी को राज्यपाल बनाकर किसी भी जगह भेज देने की होती है। इन तमाम बातों पर जब गौर कीजिएगा तो बीजेपी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन और मोदी सरकार के भीतर पूरे मंत्रियों की पूरी फहरिस्त आपको सभी जब जब जो जो नियुक्त हुआ शानदार लगेगा। लेकिन आज की तारीख में कोई यह पूछ दे मोदी कैबिनेट में वो कौन सा मंत्री है जिसके बारे में कहा जाए कि उसने शानदार काम किया है, तो शायद एक भी मंत्री का नाम ले पाने की स्थिति में कोई नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई पूछ दे कि आखिर कौन सा मुख्यमंत्री है जिसकी नियुक्ति जब दिल्ली के इशारे पर हुई तो उसने कौन सा शानदार काम किया, या फिर जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसने कौन सा कमाल किया। शायद यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सवाल और जिसका जवाब दोनों इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर नहीं है। इसीलिए कल देर रात तक जब बैठक प्रधानमंत्री के निवास पर चलती रही जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी और बीएल संतोष जो जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन संगठन देखते हैं, और संगठन शब्द आते ही एक झटके में आपको आरएसएस याद आ जाएगी, क्योंकि आरएसएस का सदा से यह मानना रहा कि संगठन पर निगाहें उसी की होंगी, क्योंकि वह जिस राजनीति को साधना चाहती है उसमें बीजेपी के भीतर जो स्वयंसेवक बतौर प्रचारक से निकलकर भेजे जाते हैं वो दरअसल उस रास्ते को चुनते हैं जिससे संघ का विस्तार, उसकी सामाजिक साख और राजनीति करने के हुनर के बीच वह एक तारतम्य बैठा पाए। वो चाहे गोविंदाचार्य को याद कर लीजिए, चाहे मदन दास देवी को याद कर लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा वक्त में। लेकिन पहली बार यह सवाल बड़ा है, क्या वित्त मंत्री सही है, क्या कॉमर्स मिनिस्टर सही हैं, क्या ऑयल मिनिस्टर सही हैं, यानी पेट्रोलियम मिनिस्टर सही हैं, क्या इस दौर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कोई कमाल का काम किया है इस देश के किसानों को लेकर, जो सड़क निर्माण मंत्री हैं क्या उनको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं है, और इस दौर में उठते हुए सवालों का जवाब कौन देगा। सबको पता है कि बेरोजगारी चरम पर है। कल ही सरकार ने एक डाटा पेश किया जिसमें बताया गया कि 16.2% अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सबसे ज्यादा है 15 साल से 29 साल के बीच में। कल ही अमेरिका के भीतर से दो खबरें निकलकर आई जिसमें अडानी के जरिए जो कुछ हुआ और जो केस को लेकर सवाल जवाब होने लगे उसमें एक झटके में यह माना गया कि दरअसल अडानी की कंपनी ने उस दौर में जो घूस लेना देना किया था, जिसको अमेरिकी अदालतें गलत मानती हैं, अमेरिका के भीतर कॉरपोरेट के इस नेक्सस को सही माना नहीं जाता है, तो फिर सवाल वहां भी उठने लगे। और इतना ही नहीं, पहली बार अमेरिकी संसद के भीतर यह सवाल उठा कि क्या इजराइल को जो मदद दी जाती है हर बरस 3.3 बिलियन डॉलर की, जो मानवीय मदद भी है और सामरिक मदद भी है, क्या उस पर रोक लगनी नहीं चाहिए। पहली बार डेमोक्रेट्स बट गए। 50% डेमोक्रेट्स ने कहा अब इजराइल को मदद नहीं देनी चाहिए, जो कुछ हुआ है और मदद दीजिए तो इस शर्त पर दीजिए कि वह किसी भी हालत में फिलिस्तीन के
मानवीय मूल्यों की रक्षा करेगा। और इसी दौर में भारत की विदेश नीति कैसे फिलिस्तीन को लेकर, इजराइल को लेकर धराशायी पूरी दुनिया के सामने हुई है, यह सबने देखा, समझा, परखा है। तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसको लेकर वाकई ये बात ठसक के साथ कही जाती है या कही जा सकती है कि नहीं नहीं, ये मंत्री शानदार है? तो प्रधानमंत्री के घर पर बैठक में एक सवाल तो यह भी है, बात तो फैला दी गई कि दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार कर दें, लेकिन एक झटके में जरा सोचिए, विस्तार में जिसको हटाएंगे और जिसको नहीं हटाएंगे, उन सब के बीच से अगर कोई बात उभर कर पार्टी के भीतर से निकलनी शुरू हो गई और किसी सीनियर नेता ने उस बात का जिक्र कर दिया और एक झटके में अगर उसके इर्द गिर्द ताना बाना वो तमाम लोग बुनने लग गए जो ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल अब सब कुछ दिल्ली तय करती है, चेहरा दिल्ली है, पार्टी दिल्ली है, संगठन दिल्ली है, आरएसएस दिल्ली है, प्रधानमंत्री दिल्ली में है जी, सब कुछ जब एक जगह सिमट जाए तो उसके बाद अगला सवाल उस ऑर्गेनाइजेशन की दिशा में जाएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे संघ की एक सोच रही। लेकिन इस वक्त तो संघ खुद ही कटघरे में है, तो क्या उसका लाभ उठाने के लिए कल देर रात तक जो बैठक 2.5 घंटे की चली, उसमें अब पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो इस पर ध्यान दिया जाए। दरअसल 3 बातें इस दौर में बड़ी तेजी से उभर रही है। वो संघ के भीतर की परिस्थितियां हो, बीजेपी के भीतर की स्थितियां हो, या देश भर के अलग अलग जगहों से जो सवाल हैं, वो 3 सवाल बड़े हो चुके हैं। पहला सवाल तो यही है कि संघ की पूरी विचारधारा जिन नैतिक मूल्यों पर चलती थी, वो नैतिक मूल्य अयोध्या में जो लूट और डकैती हुई उसके बाद वो खत्म हो चले हैं। यानी आरएसएस के पास कोई नैतिक बल नहीं है, इसीलिए कोई संवाद संघ के साथ बनाकर संगठन को चलाने से क्या लाभ। दूसरा सवाल, जो भी मंत्री है और वो वरिष्ठ मंत्री ही सही, लेकिन इस दौर में सबने दिल्ली की सत्ता की रक्षा के लिए या उसके नैरेटिव को बनाए रखने के लिए जो भी काम किया, वो इथेनॉल को लेकर काम हो, वो एजुकेशन मिनिस्टर के जरिए नीट का पेपर लीक और उसके बाद की तमाम परिस्थितियों का जिक्र हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों में जवानों के शहीद होने का मसला हो और उससे पहले पार्लियामेंट में दिया गया बयान हो। अगर ध्यान दीजिए तो नया सवाल यह भी है कि संगठन संघ के बगैर, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी और शाह की सहमति से, लेकिन आपको लेकर सवाल इतना बड़ा हो गया कि अब पहली बार जब 3 दिनों के बाद पार्लियामेंट सजेगी तो उससे पहले 3 बड़े सवाल विपक्ष ने भी उठा दिए। लेकिन इन 2 जो सवालों का जिक्र हमने किया, उसमें तीसरा सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि डर और खौफ दोनों रेंगने लगा है जब आपका संवाद बंद हो जाता है उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से, उस संगठन से जिस सोच को लेकर एक परंपरा रही है। और एक झटके में बंद कमरों में निर्णय लिए तो जा सकते हैं, लेकिन जब आप उसे लागू कराने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यह मुश्किल शब्द शायद अब प्रधानमंत्री के निवास की बैठक में भी किसी को तो डराने लगा है। लेकिन इन तीनों सवालों से जुड़ा हुआ अगला सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है, जो फुसफुसाहट के साथ उठ तो रहा है। वो सवाल यह है कि आने वाले वक्त में जो भी अब नया ऑर्गेनाइजेशन नितिन नबीन की अगुवाई में बनाया जाए, जो भी नया विस्तार मंत्रिमंडल का किया जाए, उसमें यह ध्यान दिया जाए कि 2029 तक या 2029 के चुनाव को लेकर यह पूरा संगठन और यह पूरा मंत्रिमंडल विस्तार इस तर्ज पर होना चाहिए कि बीजेपी अपने तौर पर चाहे 240 के नीचे चली जाए, लेकिन एनडीए अपने तौर पर मौजूद रहे। यानी ताना बाना जो बुना जाए वो सत्ता में बरकरार रहने और रखने के लिए, और वो सत्ता में बरकरार के भीतर अगर कोई शिफ्ट चेहरे को लेकर होता है, पदों को लेकर होता है, उसमें किसी को डिप्टी पीएम बनाना पड़ जाए या फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है, कौन राष्ट्रपति बनेगा यह भी सस्पेंस तोड़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसकी जीत के बाद की जो परिस्थितियां होंगी, उस जीत के साथ एक व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर होना चाहिए।
यानी दो सवाल कल रात अटके हुए थे। पहला सवाल तो यही था, संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार। इस पार्लियामेंट सेशन के बाद यानी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भाषण देने के बाद जहां पर यह इंडिकेट कर दिया जाए कि अब हम देश कैसा चलाना चाहते हैं, और दूसरा जो पदों का परिवर्तन है, किसको कहां पर फिट करना है, इसको लेकर जो ऊपरी पद हैं, वह उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक बाद। जीत होगी नहीं होगी इसको लेकर कोई सवाल, कोई भ्रम नहीं है, वो तो तय है, वो तो हो जाएगी। चुनाव आयोग है आखिर में, डरना किस बात का और खौफ किस चीज का। मुद्दे तो बचते नहीं और मुद्दे मायने रखते नहीं है। मुद्दे मायने रखते तो इस देश का युवा तो अब तक खड़ा हो गया होता। युवा भी सिमटा हुआ है, वो जंतर मंतर और देहरादून के बीच फासले को बना चुका है। और आज जब जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए तो एक मैसेज यह भी चला गया कि इस देश के साथ जंतर मंतर ने हमेशा धोखा कर दिया। आंदोलन खड़ा किया, सत्ता समेटी, लाभालाभ लिया और फिर सत्ता के अनुकूल का राग कुछ इस तरीके से गाया कि इस देश के भीतर बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना संजोने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी हो जाए या पॉलिटिकल पार्टीज नई जो बने, यानी सबका ध्यान उस दिशा में रहे कि सबकी अपनी राजनीति चलती रहे और कांग्रेस धीरे धीरे गायब हो जाए। आज भी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की पहुंच पकड़ और जो भाषण के शब्द थे वह कमोवेश इन सुरों को पकड़ रहे थे। लेकिन इस वक्त तो जिक्र रात की बैठक का है और उस बैठक के बाद की उन परिस्थितियों का है जिसको जानते समझते हुए कांग्रेस ने भी तय किया कि 4 मुद्दे पार्लियामेंट शुरू होते ही उठाएंगे। वो मुद्दा अयोध्या का होगा, यानी इस देश के भीतर आस्था। वो मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी का होगा, नीट पेपर लीक होने का होगा, धांधली, नेक्सस, माफिया किस तरीके से एजुकेशन में घुस चुके हैं उसका होगा, जो एथेनॉल के नाम पर पूरे देश में अब सवाल उठ रहे हैं और किस तरीके से कौन मंत्री किसका बेटा, इसका भी खुला जिक्र करते हुए कहा गया इसे भी छोड़ेंगे नहीं। और जो विदेश नीति के जरिए भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसका बंटा धार इस तर्ज पर हो गया कि प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से दिल्ली पहुंचे और पहली बार सरकार ने कुछ नहीं बतलाया कि प्रधानमंत्री रात के जहाज से पहुंचे, कोई तस्वीर पीआईबी ने जारी नहीं की, यानी कैसे पहुंचे, किस रूप में पहुंचे। जबकि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दोनों जगहों पर यह सवाल बड़े हो गए कि प्रधानमंत्री पूरी यात्रा में स्क्रिप्टेड रहते हैं, पत्रकार कोई सवाल पूछ नहीं सकता है, पत्रकार पूछेगा तो स्क्रिप्टेड सवाल होगा। यानी किस तरीके से एक ऑरा जो बनाया गया जिस नैरेटिव के आश्रय, वो कितना खोखला है। तो एक नया सवाल पहली बार संघ के भीतर भी है, कोई एक व्यक्ति नैतिक बल के साथ अगर बीजेपी में से खड़ा हो गया तो फिर हर चीज ढह जाएगी जो इस वक्त सबसे मजबूत दिखाई देती है। मुश्किल यह है कि बीजेपी के भीतर नैतिक बल को समेटे हुए कोई शख्स बचा है या नहीं बचा है। डर इस बात को लेकर भी है, लेकिन अगला डर तो इस बात को लेकर है जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि एक वक्त राहुल गांधी 2024 में जब ये समझ गए कि दरअसल ये पूरा ढकोसला है 400 पार का नारा, तो उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दे डाली थी कि जिस बीजेपी का राग है हिंदुत्व को लेकर, जिस प्रधानमंत्री मोदी का राग है हिंदुत्व को लेकर, वह अपने आप को मानकर चलते हैं कि वही अगुवाई कर रहे हैं, यह पूरा का पूरा ढकोसला और भ्रम है। याद कीजिए उस भाषण को, 2024 मई का महीना। हम एक छोटा सा हिस्सा आपको आज सुनाते हैं जिसके बाद आगे बात बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आज कांग्रेस की बैठक, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई, उसमें सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। हम उस तस्वीर को दिखलाएंगे आपको, लेकिन पहली बार इस बात पर सहमति बनी कि दरअसल हर मुद्दा महत्वपूर्ण तो है, सरकार हर फ्रंट पे फेल तो है, लेकिन अब आपको उस आस्था और धर्म के मुद्दे को पकड़ना होगा उस सिरे के साथ जहां पर लगे कि कैसे धर्म के नाम पर इस देश में ठगी हो रही है। कांग्रेस ने देश के हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
लेकिन वो नब्ज अभी भी पकड़ में नहीं आई है जहां यह मैसेज जा पाए कि दरअसल जो बीजेपी का वोट बैंक है वो वोट बैंक बीजेपी से हटकर किसी दूसरे को देखने की स्थिति में है या नहीं है। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या ये आस्था और भक्ति का जो सवाल धर्म के आश्रय वोट में सम्मिलित कर लिया गया, क्या उसको लेकर कोई सवाल गांव-गांव के भीतर अब वही लोग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो आपको इसको उस करप्शन, उस ठगी, उस क्रिमिनल एस्पेक्ट के साथ रखना ही होगा। जहां पर आप एक लंबा आंदोलन चलाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है और हर कोई जानता है कि अयोध्या का मंदिर आस्था से ज्यादा जीत का प्रतीक है। और इसको बाखूबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार भुनाते हैं जब 80-20 की परिस्थिति लेकर आते हैं। और बीजेपी ने तो खुले तौर पर एक मैसेज दिया हुआ है, हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। यह मैसेज दरअसल उस जीत की दिशा में अयोध्या को ले जाता है जहां पर लगता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, यह एक पूरी कड़ी है। लेकिन पहली बार सवाल 20 का नहीं है, सवाल 80 के भीतर उठने वाले सवालों का है। तो क्या कांग्रेस इसी तर्ज पर इसे उठाना चाहेगी? आज बकायदा इस पर सहमति बनी कि हर मुद्दे को रखा तो जाए, लेकिन जो जुगाड़ बीजेपी कर रही है या फिर मोदी शाह कर रहे हैं 2/3 बहुमत का, यानी चुनाव हो नहीं रहे, 100 दिनों के भीतर इस देश के भीतर 100 से ज्यादा सांसदों को अपने साथ ला पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 240 सांसद हैं, 120 और आ जाएंगे, अनुकूल चीजें हो जाएंगी, सब चीज पास होने लगेगा, एक देश एक इलेक्शन हो जाएगा, परिसीमन कानून बना देंगे, यानी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन नया सवाल है, क्या यही वो डर है? जब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक चीजें चल रही है पार्टी के भीतर, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, मंत्रिमंडल के भीतर, आरएसएस के भीतर। जरा सा उसको हिलाया गया तो सवाल कांग्रेस का नहीं होगा, सवाल इस देश के भीतर के मुसलमानों का नहीं होगा, सवाल हिंदुओं का होगा, सवाल बीजेपी के भीतर ऑर्गेनाइजेशन और मंत्री बनने की होड़ के बीच फंसे लोगों का होगा। सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा और सारे सवाल जिन जिन मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करते हैं उनसे हटकर प्रधानमंत्री मोदी का फिर भी चेहरा नैरेटिव के साथ बरकरार रखा गया है। इसीलिए आज कांग्रेस ने कहा हम सब सवाल उठाने वाले हैं। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। यहां कोई भ्रम मत रखिए, कांग्रेस दौड़ में नहीं है। इस देश के भीतर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन को लेकर जो उहापोह समाज के भीतर मची हुई है उसमें कोई प्लेयर कांग्रेस नहीं है। पहली बार बीजेपी ही प्लेयर है और बीजेपी का ही विरोध करने वाले बीजेपी के भीतर के ही लोग हैं। पहली बार ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का विरोध करने वाले, बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को पहले संभालने वाले संघ के भीतर की आवाज है। पहली बार बीजेपी के भीतर का यह आवाज है कि किसमें नैतिक बल है, जिसकी फाइल तैयार नहीं है वो खड़ा हो सकता है क्या? क्योंकि हर मुद्दे पर छोटी सी भी सुगबुगाहट कैसे बड़ा रूप धारण कर लेती है, यह कल तब और खुल के सामने आया जब एक फेक सही बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण के नाम से एक फेक इंस्टाग्राम पर एक मैसेज लोड हुआ। उसको बाद में फेक करार दे दिया गया, लेकिन उसमें लिखे शब्दों को लेकर जो सवाल उठने लगे उसमें बॉलीवुड के कई लोग शरीक हो गए, जो कह रहे थे इतनी असंवेदनशीलता तो किसी सरकार में नहीं थी। यह भी कहने लग गए कि दरअसल अब राहुल गांधी को जंतर मंतर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एक झटके में वो तमाम दस्तावेज खुलने लग गए कि आखिर इस पूरी चीजों के पीछे क्या बीजेपी, यानी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी ही विपक्ष में है।
विपक्ष भी अपने तौर पर कोई सत्ता अगर क्रिएट करती है तो उसे पता होता है कि इसका असर क्या होगा। यानी विपक्ष है ही नहीं तो कांग्रेस कोई भ्रम इस वक्त ना ले। सवाल बीजेपी के भीतर से उन सवालों का है जिन सवालों को सत्ता ही पैदा कर रही है। वो जंतर मंतर के तौर पर हो, वह इस देश में होने वाले मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और नियुक्त मुख्यमंत्रियों को लेकर उठने वाले सवाल हों, जैसे मोहन यादव को लेकर सवाल उठ गए, जैसे सम्राट चौधरी को लेकर सवाल उठने लग गए हैं। ये तमाम परिस्थितियां अपने तौर पर खड़ी की जाती है। और यहां एक बात समझनी चाहिए, सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं। तस्वीर इसीलिए दिखाने की जरूरत है क्योंकि इस तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल सोनम वांगचुक के पिता जो थे उनका नाम था सोनम वांग्याल। वह 1984 में 5 दिनों के अनशन पर बैठे थे। वो चाहते थे कि लेह लद्दाख में जो लोग हैं, जो लद्दाख के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और उनके अनशन को तोड़वाने के लिए उस वक्त इंदिरा गांधी पहुंची थी, प्रधानमंत्री थी, वो खुद पहुंची थी और उन्होंने उनका अनशन तोड़वाया था। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद 1989 में जिस मांग का जिक्र हो रहा था, इंदिरा गांधी ये वादा करके आई थी कि लद्दाख के लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। 1989 में वो दर्जा उन्हें मिल गया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे सत्ता की संवेदनशीलता और सत्ता की असंवेदनशीलता के बीच मौजूदा वक्त में जंतर मंतर क्यों आकर खड़ा हो गया। और आज केजरीवाल वहां जब पहुंच गए तो वह कूरम पूरा भी हो गया जो राजनीतिक तौर पर इस देश में आंदोलन के जरिए लोगों की भावनाओं को उछालता है और उसके बाद उसको सियासी तौर पर अपने अनुकूल करके सियासत साधने में और सियासी कटघरा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बनाने के लेकर वो बन जाता है। यानी आंदोलन भी धोखा हो सकता है क्या? ये सवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद बनी राजनीतिक और सत्ता दोनों ने दिल्ली के भीतर खड़ा किया। लेकिन फिर भी इस तस्वीर को तो देखिए जब मिसेस गांधी पहुंची थी लद्दाख। यह 1984 की तस्वीर थी। उस वक्त सोनम वांगचुक की उम्र 16-17 साल रही होगी। राजनीति कैसे कैसे करवट लेती है और राजनीति इस देश के भीतर सियासत को साधते हुए समाज को और उसकी भावनाओं से कैसे खिलवाड़ करती है या खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, उसका खुला नजारा इस दौर में देश ने बार बार देख लिया है। लेकिन जो आखिरी सवाल है वो सवाल संयोग से उस फेक इंस्टाग्राम पर डाले गए पोस्ट को लेकर है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जंतर मंतर को लेकर इस देश के वह लोग जो 5 सितारा जीवन जीते होंगे, जिनकी अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित नागरिक के तौर पर भी होगी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कमाल भी किया होगा, उनकी भावनाएं इस दौर में हिलोरे भी मार रही होगी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच कोई भी सीधे कह पाने की स्थिति में आता नहीं है। तो दीपिका पादुकोण के नाम पर जो कल पोस्ट निकल कर आई और उसको बाद में फेक करार दे दिया गया, उसमें ऐसा क्या लिखा था जो इस दौर को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है? और वो सवाल कल 2.5 घंटे की बैठक जो प्रधानमंत्री के निवास पर हुई, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी, BL संतोष की मौजूदगी, नितिन नवीन की मौजूदगी और खुद प्रधानमंत्री तो मौजूद थे ही। फिर भी तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, फिर भी तुरंत ऑर्गेनाइजेशन पर हाथ डालने की कोशिश नहीं, कहीं सब कुछ जल ना जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस पोस्ट में जो फेक स्क्रीनशॉट के तौर पर जिसको माना गया, उसमें क्या लिखा था? ऐसा उसमें लिखा था वे उपवास कर रहे हैं और हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। जी, तस्वीर देखी आपने? ऊपर लिखा है वे उपवास कर रहे हैं और हम स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया पर।
इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है जो नीचे लिखा हुआ है? हम लोकतंत्र के सबसे काले दौर से गुजर रहे हैं। किसी फेल लीडर की तारीफ में कितनी भी फिल्में बना ली जाए, लेकिन हकीकत नहीं बदलती। यही वो सवाल है जो शायद बैठकों के बीच में भी सत्ता को डरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।